प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इकोलॉजी के संबंधित पारिस्थितिकी शब्दावली का अध्ययन करेंगे। इकोलॉजी चूँकि एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है और उसमें अनेकों फील्ड सम्मिलित हैं, तो उसको अपन डिटेल पढ़ने से पहले शॉर्ट में एक बार उसकी शब्दावली का अध्ययन करेंगे। हालांकि पारिस्थितिकी विज्ञान की शब्दावली काफ़ी वाइड है, लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उसको अपन शॉर्ट में स्टडी करेंगे। तो इससे पहले भी हमने कुछ आपको टर्मिनोलॉजी के बारे में, कुछ शब्दावली को स्टडी किया था। सबसे पहले अपन बात करते हैं पर्यावरणीय संकुल की, एक एनवायरमेंटल कॉम्प्लेक्स की। पर्यावरण में कोई भी जीव, चाहे वो पादप हो, जंतु हो या सूक्ष्म जीव हो, चाहे वो मृदा में पाया जाता है, जल में पाया जाता है या और भी कई स्थानों में पाया जाता है, चट्टान पे वगैरह, तो वो अपने चारों तरफ एक एनवायरमेंटल कॉम्प्लेक्स से घिरा रहता है। जैसे मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जो माइक्रोब होते हैं, जीवाणु वगैरह, तो उनके चारों तरफ भी मृदा के अंदर एक छोटा सा पारिस्थितिकी तंत्र बनता है, एक इकोलॉजिकल सिस्टम बनता है, इकोसिस्टम। और उनके जो जितने भी फैक्टर्स हैं, चाहे वो बायोटिक फैक्टर है या एबायोटिक फैक्टर है, जिससे कि वो जीव वहाँ की परिस्थितियों से प्रभावित होता है। तो यहाँ पे अपन पर्यावरणीय संकुल यानी एनवायरमेंटल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, तो जिसमें एक जीव के चारों तरफ का वो फिजिकल स्पेस, जहाँ के फैक्टर्स जो कारक हैं, वहाँ की परिस्थितियाँ हैं, जिससे कि वो ऑर्गेनिज्म है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट रहता है, उसे अपन पर्यावरणीय संकुल कहते हैं। और यहाँ पे अपन फैक्टर की बात करेंगे, और फैक्टर जिसे हिंदी में कारक कहते हैं। और कारक जो है वो एक प्रकार का फोर्स है, एक प्रकार की ग्रेडियंट कंडीशन है, जिससे कि जीव की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, जिससे वो प्रभावित होता है, उसे अपन फैक्टर कहते हैं। और एबायोटिक फैक्टर है, जिसके अंदर जलवायुवीय कारक है, इसके अलावा टोपोग्राफिकल फैक्टर हैं, मृदीय कारक हैं। ये सारे एबायोटिक फैक्टर्स पर्यावरण के कहलाते हैं। और इसके बाद में जीव आपस में भी एक फैक्टर की तरह कार्य करते हैं, जिसे जैविक कारक कहते हैं। तो इसका ये सारे फैक्टर्स जो जितने भी हैं वो फर्स्ट यूनिट में आपके सिलेबस में है, और उनको अपन आगे विस्तार से पढ़ेंगे। और इससे संबंधित ये दो टर्म है। जलवायु की जब अपन बात करते हैं, पृथ्वी जो है अपना जो प्लानेट है अर्थ, ये इस प्रकार का प्लानेट है जिस पे जीवन संभव है, क्योंकि यहाँ पे सारी परिस्थितियाँ जो हैं एक जीव की एग्जिस्टेंस के लिए, जो जलमंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल की जरूरत होती है, वो सभी परिस्थितियाँ इस धरती पे पाई जाती हैं। और यहाँ पे जो जीव हैं वो समुद्र की गहराई से लगाकर एक ऊंचे पहाड़ की चोटी तक जीवों की विविधताएं पाई जाती हैं। और यहाँ पे कौन सा जीव किस प्रकार का, चाहे वो पादप जंतु हो, किस परिस्थितियों में पाया जाता है, वो वहाँ की जलवायु पे निर्भर करता है। तो पृथ्वी के किसी भौगोलिक क्षेत्र पर पाई जाने वाली दीर्घकालीन दशाओं को, पर्यावरणीय दशाओं को जलवायु कहते हैं, जिसमें वहाँ का तापमान सबसे इम्पोर्टेंट है, वायुमंडलीय आर्द्रता है, इसके अलावा प्रकाश की तीव्रता है, इत्यादि फैक्टर है वो सम्मिलित होते हैं। और टोपोग्राफी जो होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर के रूप में होती है। टोपोग्राफी का मतलब वहाँ का जो लैंडस्केप है, अर्थ का वो प्लेन एरिया है या फिर वैलीज है या माउंटेन है या स्लोप है, किस प्रकार का है। तो वहाँ की टोपोग्राफी भी स्पेशली प्लांट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, कि वो उससे डायरेक्टली प्रभावित होते हैं उसकी टोपोग्राफी। तो वो स्थलाकृति प्रत्येक कारक के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। इसके अलावा मृदीय कारक जो होते हैं, एडेफिक फैक्टर है, वो प्लांट के और सूक्ष्म जीवों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एडेफिक फैक्टर जब अपन प्लांट की बात करते हैं तो सीड जर्मिनेशन से लगा करके सीडलिंग ग्रोथ और फिर प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ, फ्रूटिंग, फ्लावरिंग सब तक जो है वो मृदा से सारे पोषक तत्वों को अवशोषित किया जाता है। और जो जल है, केशिका जल है, वो भी मृदा से ही पादप को उपलब्ध होता है। और मृदा में पाए जाने वाले जो सूक्ष्म लाभकारी जीवाणु वगैरह जो भी है, वो भी पादपों को उपलब्ध होता है।
तो ये जो एडेपिक फैक्टर है जिसके अंदर ऑर्गेनिक जो फॉर्म है न्यूट्रिएंट की वो पादपों को अवेलेबल होती है, तो वो एडेपिक फैक्टर का बहुत बड़ा रोल है जिसको स्टडी करेंगे। और इसके अलावा फिर जीव आपस में, चाहे वो पादप हो, पादप जंतु हो या पादप जंतु सूक्ष्म जीव हो, इन सभी के बीच में इंट्रैक्शंस पाए जाते हैं। ये मोस्टली बेनिफिशियल इंट्रैक्शन होते हैं या फिर कंपटीशन के स्टेज में भी कभी कभार देखने को मिलते हैं। तो जीव आपस में किस प्रकार से अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं और वो किस प्रकार से इंट्रैक्शन करते हैं, उनमें किस प्रकार से रिएक्शन कोएक्शन पाए जाते हैं, वो सारे अलग अलग प्रकार के इंट्रैक्शन है वो बायोटिक फैक्टर के अंदर अपन स्टडी करेंगे। इसके अलावा जब अपन बात करते हैं पर्यावरण संकुल में और एक जीव के चारों तरफ की वो सराउंडिंग, जस्ट सराउंडिंग, जहाँ पे वो जीव उस पर्यावरणीय दशा के अनुकूल ढलता है, वहाँ की परिस्थितियों के अनुकूल उसके अंदर वो एडेप्ट होता है, तो वो उसका भौतिक स्थान जो है वो उसका आवास कहलाता है, हैबिटेट कहलाता है। यहाँ पे वर्ड अनुकूलन आता है, एडेप्टेशन जो है। सभी पृथ्वी पे जलवायु जो है, पृथ्वी की सभी स्थानों की भौगोलिक प्रदेशों की जलवायु है वो एक समान नहीं है, भिन्न भिन्न है। कहीं मरुस्थलीय प्रदेश हैं, तो कहीं पे उष्ण कटिबंधीय वर्षावन है, कहीं पे शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, कहीं टुंड्रा जैसे वेरी लो टेम्परेचर वाला एरिया है, या फिर ओशियंस है, महासागर है, या सलाइन जो एरिया है। इस प्रकार से अर्थ के अंदर अलग अलग प्रकार के अर्थ के लिए क्षेत्र पाए जाते हैं। वहाँ की जलवायु की बात करें तो वो भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। तो जो भी वहाँ पादप या जंतु जहाँ पाया जाता है वो उन पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुसार वहाँ पे एडजस्ट करता है, और एडजस्ट करने के लिए उनके ऊतकों के अंदर उनकी शरीर की मॉर्फोलॉजी है, उसकी फिजियोलॉजी है, उनके अंदर वो चेंजेस करता है, जिसके कारण वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार वो वहाँ पे एडजस्ट करता है। उसे अपन अनुकूलन कहते हैं। तो पादपों के अंदर जो अपन जब अनुकूलन पढ़ते हैं तो उनके आधार पे जो पादपों में अलग अलग प्रकार के कैटेगरी के जो पादप जो होते हैं, एक जलोद्भिद कहलाते हैं जो वाटर लविंग प्लांट होते हैं, और दूसरे मीजोफाइट कहलाते हैं जिसे अपन समुद्भिद पादप कहते हैं, और तीसरे प्रकार के जो होते हैं वो जीरोफिटिक प्लांट यानी कि मरुद्भिद पादप कहते हैं। और मरुद्भिद पादप की फिर वहाँ की जो परिस्थितियों के आधार पे जो सबस्ट्रेटम है उसके आधार पे उनको फिर अलग अलग प्रकार में विभाजित किया जाता है। तो ये अनुकूलन का टॉपिक भी आपको इस चैप्टर में डिटेल पढ़ना है, पूरी आपके यूनिट है। इसके अलावा एक टॉपिक है इकोलॉजिकल निक, यानी पारिस्थितिकीय निकेत। इकोलॉजिकल निक जो है वो हैबिटेट से एक ब्रॉड टर्म है। जब अपन हैबिटेट की बात करते हैं तो किसी भी जीव का उसके एनवायरनमेंट में उसका एड्रेस होता है, यानी कि उसका पता होता है कि वो कहाँ पाया जाता है। परंतु यहाँ पे पारिस्थितिकी निकेत की जब अपन बात करते हैं तो यहाँ पे न केवल फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी ऑर्गेनिज्म, इसके अलावा उनका उस आवास के अंदर, हैबिटेट के अंदर उनका ट्रॉफिक पोजीशन क्या है, न्यूट्रिशनली वो जीव किस रूप से है, वो प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, कार्निवोर है, डिकम्पोजर है, क्या है, तो उसकी ट्रॉफिक पोजीशन का स्टडी करते हैं। और इसके अलावा उसका फंक्शनल रोल क्या है, उसको पर्यावरण की किन फैक्टर्स की आवश्यकता होती है, किन से वो कितनी आवश्यकता होती है और कैसे वो प्रभावित होता है। चाहे वो न्यूट्रिएंट की बात करो, चाहे वो टेम्परेचर की बात करो, तो वो तीनों जो परिस्थितियाँ होती है, यानी कि फिजिकल एड्रेस, हैबिटेट प्लस ट्रॉफिक पोजीशन और उसका फंक्शनल रोल, इन सभी को सम्मिलित रूप से पारिस्थितिकी निकेत कहते हैं। इसके बाद में फिर अपन पर्टिकुलर जीव जो होता है, चाहे पादप जंतु कोई भी हो, वहाँ पे एक स्पेसिफिक शब्द आता है, प्रजाति आती है। अपन वर्गीकी के अंदर भी इसका अध्ययन करते हैं, और बायोलॉजिकल जो डेफिनेशन है प्रजाति की, वो इस प्रकार के जीवों का समूह जिसमें कुछ आकारिकी लक्षण एक समान पाए जाते हैं और उनमें इंटरब्रीडिंग जो है वो संभव होती है, और इस प्रकार और वाइबल ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। इस प्रकार के जीवों का समूह है वो प्रजाति कहलाती है। जब एक ही प्रजाति के भिन्न भिन्न सदस्य एक समय विशेष में जब किसी भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं तो उनका जो समूह होता है जीवों का, जो एक ही स्पीशीज का है,
एट ए टाइम वो कहलाता है पॉपुलेशन यानी समष्टि। तो यहाँ पे जब अपन इंडिविजुअल की बात करते हैं या स्पीसीज लेवल की बात करते हैं, पर्यावरण दशाओं के साथ में उनके लाइफ साइकिल का स्टडी करते हैं, तो वो स्व पारिस्थितिकी के अंदर स्टडी किया जाता है, वॉट इकोलॉजी के अंदर। और जब अपन ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज की बात करेंगे, जब उसमें हायरार्की बढ़ेगी, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगा, तो इस से आगे के जो नेक्स्ट लेवल है समष्टि से लगा करके जो आगे सारे इस लेवल से, ये सिन इकोलॉजी के अंदर इसका स्टडी किया जाता है। तो पॉपुलेशन जो होता है, उस पॉपुलेशन के अंदर जितने जीव पाए जाते हैं उन सभी के भिन्न भिन्न पॉपुलेशन के कैरेक्टर्स को स्टडी किया जाता है। तो उसमें मॉर्टेलिटी क्या है, उनकी नेटेलिटी यानी जन्म दर है, मृत्यु दर है, बायोटिक पोटेंशियल क्या है, और पॉपुलेशन जो और भी बहुत सारे जो उसमें जो कैरेक्टर्स है वो अपन इसमें स्टडी करते हैं। जैविक समुदाय, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है जैविक समुदाय। समुदाय जो होता है वो जीवों का होता है, इसलिए उसे जैविक समुदाय कहते हैं, बायोटिक कम्युनिटी कहते हैं। और जैविक समुदाय में यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और बढ़ जाता है। इसकी परिभाषा ये हो सकती है कि भिन्न भिन्न पॉपुलेशन का समूह, ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया एट ए टाइम, किसी समय विशेष में एक भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले भिन्न भिन्न जातियों का समूह है, वो जैविक समुदाय कहते हैं, उसे अपन बायोटिक कम्युनिटी कहते हैं। अगर मैं जैसे एक बात करता हूँ, जैसे कि मान लो कोई अपने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, वो एक उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, और उस उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के अंदर ऑर्किड कम्युनिटी की मैं बात करूंगा, ऑर्किड की समुदाय की बात करूंगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस भौगोलिक क्षेत्र में ऑर्किड जो है वो कितनी प्रजातियों के ऑर्किड पाए जाते हैं, तो उन सभी का इंटरेक्शन होता है, वो एक एट ए टाइम जो आपको अवेलेबल हो रहा है उसका जैविक समुदाय कहलाता है। इसी प्रकार से कोई ट्री फॉर्म है और दूसरे प्लांट भी होते हैं, श्रब है, हर्ब है, एपीफाइट की बात करते हैं, और या फिर दूसरे एनिमल्स की भी बात करते हैं। और अब अपन बात करते हैं कि माना कि दो जैविक समुदाय की बात करेंगे, एक जैविक समुदाय दूसरा जैविक समुदाय, क्योंकि प्रकृति में जैविक समुदाय जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता है, उनके मध्य भी इंटरेक्शन होते हैं और ये पास पास पाए जाते हैं। अब जैसे अपन इंपॉर्टेंट एक चीज की बात करते हैं, जैसे कि एक फॉरेस्ट है, उसका एज है, किनारा है, और उसके जस्ट बाहर ग्रासलैंड है, और उसके बीच में से कोई रिवर स्ट्रीम निकल रही है। तो आप देखिए कि फॉरेस्ट का जो एज है या ग्रासलैंड का एज है या जो रिवर के दोनों बैंक्स हैं, यहाँ पे एक एक्वाटिक कम्युनिटी है और एक टेरेस्ट्रियल कम्युनिटी है, एक जलीय जैव समुदाय है और एक स्थलीय जैव समुदाय। तो इन दोनों के बीच में जहाँ इनका दोनों का मिक्सिंग हो रहा है, वहाँ पे आप देखोगे कि वहाँ पे भिन्न भिन्न जातियों की इंटरमिक्सिंग ज़्यादा हो रही है और वहाँ पे जो स्पीसीज रिचनेस ज़्यादा पाया जाता है। तो दो एडजेसेंट बायोटिक कम्युनिटी के बीच में पाए जाने वाला एक ट्रांजिशनल जोन, जहाँ पे डिफरेंट स्पीसीज का इंटरमिक्सिंग होता है, स्पीसीज रिचनेस पाई जाती है, उसे अपन कहते हैं संक्रमिका यानी इकोटोन। तो इकोटोन कैसे हो सकता है कि जैसे कि एक रिवर का बैंक और एक ग्रासलैंड के अंदर से रिवर फ्लो कर रही है, तो ग्रासलैंड का एंड और रिवर का बैंक, वहाँ पे जो ट्रांजिशन जोन है वहाँ पे दोनों प्रकार का टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक का मिक्स रूप आपको देखने को मिलेगा, तो वो उसका इकोटोन कहलाता है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं बायोटिक कम्युनिटी की, तो कोई भी जैविक समुदाय प्रकृति में स्थिर नहीं रहता है, ये हमेशा डायनेमिक फॉर्म में होता है। और जैविक समुदाय का जो डायनेमिक फॉर्म है, यानी कि उसके अंदर ऑर्डरली रिप्लेसमेंट पाया जाता है। अगर मान लो कोई बेयर एरिया है जहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई वनस्पति नहीं दिख रही है, माना कि वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, ज्वालामुखी उद्गार हो गया, सारी वनस्पति वहाँ से नष्ट हो गई, तो आने वाले काफ़ी वर्षों के बाद वहाँ पे एक बेहर जो रॉक है जहाँ किसी प्रकार की वनस्पति नहीं है, सबसे पहले वहाँ पे कोई कम्युनिटी आके एस्टैब्लिश होगी और उसे अपन पुरोगामी वनस्पति यानी पायोनियर वेजिटेशन के नाम से जानते हैं। जैसे कि उसका उदाहरण जैसे लाइकेंस है, तो लाइकेंस है वो यहाँ पायोनियर वेजिटेशन का रोल प्ले करेगा, और लाइकेंस के आने के बाद धीरे धीरे ऑर्गेनिक मैटर का एक्यूमुलेशन होगा, और इस प्रकार से अब वो जो वहाँ का जो रॉक का सरफेस है, सबस्ट्रेटम है, वो दूसरे प्रकार की कम्युनिटी के लिए सूटेबल होगा, तो दूसरी प्रकार की कम्युनिटी वहाँ पे एस्टैब्लिश होगी और पहले वाली कम्युनिटी को रिप्लेस किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये ऑर्डरली रिप्लेसमेंट होता रहता है, और अंत में वहाँ
पे एक क्लाइमेक्स स्टेज को अचीव किया जाता है और उसे क्लाइमेक्स वेजिटेशन कहते हैं। इसलिए कोई भी जैविक समुदाय जो होता है उसके अंदर एक क्लाइमेक्स वेजिटेशन है वो पाई जाती है। और ये इकोलॉजिकल सक्सेशन की जब अपन बात करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि जब क्लाइमेक्स को वो अचीव कर देता है तो वो एक इकोसिस्टम, वेल डेवलप्ड इकोसिस्टम कहलाता है। तो इकोसिस्टम डेवलपमेंट को ही इकोलॉजिकल सक्सेशन के नाम से जाना जाता है। अब जब अपन इकोसिस्टम की बात करते हैं, हमने पहले भी आपको समझाया था, पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है यहाँ पे जीवों के अलावा, यहाँ पे बायोटिक कम्युनिटी में अपन केवल जीवों के मध्य पाए जाने वाले सभी प्रकार के इंटरेक्शन की बात करेंगे, परंतु जब अपन पारिस्थितिकी तंत्र की बात करते हैं यहाँ पे एक सिस्टम डेवलप होता है, यानी कि एक बायोटिक कम्युनिटी के चारों तरफ का एक सिस्टम जहाँ पे जीवों के अलावा उनके चारों तरफ के जो पर्यावरणीय परिस्थितियाँ हैं उनके साथ में इंटरेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है और वो एक सिस्टम के रूप में होता है जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं। वहाँ पे एक सनलाइट जो है और सोलर एनर्जी है उनका एक इनपुट होता है और उस सनलाइट को प्रोड्यूसर ग्रीन प्लांट के द्वारा या फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के द्वारा हार्वेस्ट किया जाता है, जिसके अंदर रेडिएंट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है और फूड को सिंथेसाइज किया जाता है। और वो सारा जो फूड है जो प्रोड्यूसर के द्वारा सिंथेसाइज किया गया है वो फर्दर जो सेकंड जो ट्रॉफिक लेवल जो कंज्यूमर है वो डिफरेंट टाइप के कंज्यूमर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कंज्यूमर है उनके द्वारा वो कंज्यूम किया जाता है और अंत में प्लांट और एनिमल के डेथ और डिके के बाद में उसके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को पुनः डिकम्पोजर जो है उनके द्वारा उनको फ्री स्टेट में इनऑर्गेनिक रूप में पुनः सॉइल के अंदर या वाटर के अंदर न्यूट्रिएंट पूल को क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ पे एक डिकम्पोजर की जब अपन बात करते हैं, डिकम्पोजर ये इकोसिस्टम में इनका बहुत ही बड़ा रोल होता है घटक का। तो एक पारिस्थितिकी तंत्र में 3 डिकम्पोजर होते हैं, फंजाई, कवक, बैक्टीरिया, जीवाणु और तीसरे इनके बीच की जो कड़ी होती है एक्टिनोमाइसीटीज। ये तीनों प्रकार के जीव जो माइक्रोब होते हैं ये डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर एक्शन करते हैं और उनके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक जो मैटर हैं उनको तोड़ करके उसको फ्री स्टेट में इनऑर्गेनिक फॉर्म में अवेलेबल कराते हैं। तो वहाँ पे एक इकोसिस्टम के अंदर प्रोड्यूसर ने जो एक फिनिट न्यूट्रिएंट पूल से न्यूट्रिएंट को अपटेक किया और ऑर्गेनिक मैटर का सिंथेसाइज किया और वाया डिकम्पोजर के वाया कंज्यूमर के पुनः डिकम्पोजर के द्वारा उसको सॉइल या वाटर में पुनः अवेलेबल होता है और वो वापस अगेन ही अपटेक किया जाता है ग्रीन प्लांट के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए कि न्यूट्रिएंट जो है, न्यूट्रिएंट का प्रोड्यूसर कंज्यूमर और डिकम्पोजर के थ्रू उसका मूवमेंट होता है और ये मूवमेंट सर्कुलर होता है और इसलिए इन्हें कहते हैं न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ये न्यूट्रिएंट्स चूंकि साइक्लिंग मैनर में मूव करते हैं इसलिए उसे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग यानी पोषक चक्र कहते हैं। ये पारिस्थितिक तंत्र में अपन इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं। और चूंकि न्यूट्रिएंट का साइक्लिंग जो है वो बायो यानी जीवों के द्वारा, जियो यानी अर्थ, इसमें रॉक या सॉइल सम्मिलित है और डिफरेंट जो फिजिको केमिकल जो रिएक्शंस होती है या प्रोसेसेस होती है उसके थ्रू न्यूट्रिएंट्स पास होते हैं, इसलिए न्यूट्रिएंट साइकिल का दूसरा नाम है बायो जियोकेमिकल साइकिल्स, जैव भू रासायनिक चक्र। तो ये जैव भू रासायनिक चक्र भी अपन अंत में पढ़ेंगे जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के जो चक्र हैं, एक गैसियस साइकिल्स होते हैं अलग अलग प्रकार के, वाटर साइकिल्स होते हैं, मिनरल साइकिल होते हैं और भी अलग अलग प्रकार के जो साइकिल्स हैं उसका डिटेल स्टडी किया जाता है। इसके अलावा एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, जो एनर्जी का जो फ्लो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सन से प्राप्त जो एनर्जी जो प्रोड्यूसर ने हार्वेस्ट की है और उसमें से कितने परसेंट जो एनर्जी है वो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओनली 10% जो एनर्जी है वो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को पास होती है, 90% जो एनर्जी है उसका कंज्यूमशन होता है। और ऊर्जा का जो प्रवाह है वो एक दिशी होता है। ऊर्जा का प्रवाह पारिस्थितिक तंत्र में यूनिडायरेक्शनल होता है और ये जो ऊर्जा का प्रवाह है ये यूनिडायरेक्शनल के साथ साथ जो है वो नॉन कंजर्वेटिव मेथड है, यानी कि ऊर्जा जो है वो आपके नॉन कंजर्वेटिव मेथड से, जबकि न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है साइक्लिंग मेथड में होती है और चूंकि ये वापस अगेन रीगेन किए जाते हैं इसलिए ये कंजर्वेटिव मेथड है। तो ऊर्जा प्रवाह और पोषक चक्र ये दो पारिस्थितिक तंत्र जो है उसके हार्ट के नाम से भी जाना जाता है।
पारिस्थितिक तंत्र जो है उसकी स्टेबिलिटी के लिए, उसकी स्ट्रेंथ के लिए न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, एनर्जी फ्लो के अलावा उनके अंदर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव हैं। ये सारे जीव प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स और ये सारे उनका एक लीनियर अरेंजमेंट होता है। उस पारिस्थितिक तंत्र में लीनियर अरेंजमेंट होता है जिसके अंतर्गत ईटिंग एंड बीइंग ईटन, खाना और दूसरे के द्वारा खाया जाना, ये उसमें चलता रहता है, पाया जाता है। तो इस प्रकार से वहाँ पे एक लीनियर अरेंजमेंट ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म जो चैन पाई जाती है उसे अपन फूड चैन कहते हैं, उसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। और एक पारिस्थितिक तंत्र में कितनी खाद्य श्रृंखला है, नंबर ऑफ फूड चैन एंड लेंथ ऑफ ईच फूड चैन। एक पारिस्थितिक तंत्र में कुल कितनी खाद्य श्रृंखला है और प्रत्येक खाद्य श्रृंखला की लंबाई कितनी है, ये उस पारिस्थितिक तंत्र की स्ट्रेंथ को दिखाता है। अब बात आती है कि एक पारिस्थितिक तंत्र में, किसी पारिस्थितिक तंत्र में मान लो 5 फूड चेन है और किसी के अंदर 10 है, किसी में 3 है। अब ये जितनी भी फूड चेन होती है ये भी इंडिपेंडेंट नहीं है, ये भी आपस में जुड़ी रहती है और इस प्रकार से एक पारिस्थितिक तंत्र की सभी खाद्य श्रृंखला आपस में जुड़ करके एक इंटरलॉकिंग पैटर्न बनाता है और इस इंटरलॉकिंग पैटर्न के साथ साथ वहाँ कुछ चेक पॉइंट्स भी पाए जाते हैं और ये इंटरलॉकिंग पैटर्न ऑफ डिफरेंट फूड चेन्स इन इकोसिस्टम उसे कहते हैं खाद्य जाल कहते हैं, उसे खाद्य जाल कहते हैं, फूड वेब कहते हैं। और इसलिए किसी भी पारिस्थितिक तंत्र का जो मेन जो फंक्शनल यूनिट को या उसका मेन सेंटर को वो खाद्य जाल है। खाद्य जाल जितना मजबूत होगा, जाल जितना मजबूत होगा, जितना कॉम्प्लेक्स होगा, वो पारिस्थितिक तंत्र इतना ही मजबूत होता है। अब अपन बात करते हैं जैसे एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, एक उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, वहाँ पे उसका खाद्य जाल काफी कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए वो एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम के अंदर कंसिडर किया जाता है। परंतु जब अपन मैंग्रोव वनस्पति की या मैंग्रोव इकोसिस्टम की बात करते हैं या फिर एक वेटलैंड इकोसिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पे वो फ्रेजाइल इकोसिस्टम के अंदर सम्मिलित किया जाता है। तो पारिस्थितिकी जो खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल जो है, इसके अलावा समस्थिति की बात हो गई होमियोस्टेसिस, यानी एक पारिस्थितिक तंत्र के अंदर जितने भी जीव हैं, खाद्य श्रृंखला, फूड चेन, फूड वेब और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, एनर्जी फ्लो, ये सभी जो प्रक्रिया हैं एक नेचुरल वे में ऑपरेट होती हैं और एक बैलेंस वे में ऑपरेट होती है। जैसे अपने शरीर के अंदर कोशिका में किस प्रकार से मेटाबॉलिज्म ऑपरेट होता है, उसका बैलेंस आवश्यक है, इसी प्रकार से एक पारिस्थितिक तंत्र का बैलेंस भी अनिवार्य है और ये बैलेंस जो है कहलाता है होमियोस्टेसिस, ये होमियोस्टेसिस कहलाती है। जैसे मान लो एक फॉरेस्ट है और उस फॉरेस्ट के अंदर टाइगर जो है, वो मान लो टाइगर जो है वो कीस्टोन स्पीसीज है या फ्लैगशिप स्पीसीज है, यानी टाइगर की मौजूदगी से अगर इकोसिस्टम स्ट्रांग रहता है तो वो उसकी होमियोस्टेसिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर मान लो टाइगर की पॉपुलेशन डिक्लाइन होगी तो उस इकोसिस्टम जो है वो फ्रेजाइल हो जाएगा। तो इस उदाहरण से आप उसको समझ सकते हैं और इस प्रकार से ये वेरियस जो आपके टर्म जो हैं वो सम्मिलित होते हैं। और इसके बाद में फिर सबसे अंत में आता है कि जितने भी इकोसिस्टम हैं, चाहे वो टेरेस्ट्रियल है, चाहे वो एक्वाटिक इकोसिस्टम है, मेन इंजीनियर इकोसिस्टम है या नेचुरल इकोसिस्टम है, ये सभी इकोसिस्टम अर्थ के ऊपर डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स में पाए जाते हैं। परंतु एक ही क्लाइमेटिक रीजन में पाए जाने वाले वेरियस इकोसिस्टम जो है, जिसके अंदर डिफरेंट असेंबलेज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट और एनिमल्स है, उनका समूह पाया जाता है एट ए टाइम एक क्लाइमेटिक रीजन के अंदर, उसे अपन कहते हैं बायोम, उसे अपन कहते हैं बायोम। जैसे कि डेजर्ट अपना आप में एक बायोम है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एक बायोम है, ओशियन जो है वो एक बायोम है, टुंड्रा या टैगा जो है वो एक बायोम है। और ये सभी एक अर्थ के सभी बायोम मिलकर के एक इकोस्फीयर या बायोस्फीयर का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये सारी अपन आगे के यूनिट में पूरी परिस्थिति के शब्दावली के साथ इन सभी का अपन डिटेल स्टडी करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।